नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मैं आज लेकर नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहले मैं आपको पता है मैंने मौर्य काल पढ़ा दिया, गुप्त साम्राज्य पढ़ा दिया, वर्धन वंश पढ़ा दिया। सबसे पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज, और उस क्वेश्चनों का आप कमेंट में मतलब प्रश्न डालें और उसका उत्तर डालें। नहीं आए उसकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए आदर्श टीम एनी टाइम आपके लिए समर्पित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से अभिलेख में कालिदास और भारवी का नाम मिलता है। पहला क्वेश्चन ये हुआ कि कौन से अभिलेख में कालिदास और भारवी का उल्लेख मिलता है। 2 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश का था, उन दोनों का युद्ध का वर्णन मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि कौन से अभिलेख में कहा गया कि रेशम बुनकर तंतु आए, या हम कह सकते हैं रेशम बुनकर तंतु आए। कौन से अभिलेख में से कहा गया कि रेशम बुनकर का वर्णन मिलता है, कौन से अभिलेख में रेशम बुनकर का वर्णन मिलता है। 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है रेशम बुनकर हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन से अभिलेख में किस अभिलेख का रचयिता वीरसेन था। चौथा क्वेश्चन हो गया, कौन से अभिलेख का रचयिता वीरसेन था। 5वां क्वेश्चन आपके कमेंट में उत्तर डालना है। जैसे 5वां क्वेश्चन का 4 दे दिए मैंने, 5वां मैंने जैसे अमन सैनी का प्रश्न का उत्तर देखा और दीनदयाल का देखा, एक देसी पंडित का देखा, तो बहुत अच्छा उत्तर रिस्पॉन्स आ रहा है। इसी तरह और बाकी प्रश्नों। 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि कालिदास को भारत का क्या कहा जाता था। कालिदास को भारत का क्या कहा जाता था और किसके दरबार में था। 6ठा क्वेश्चन आपके लिए, किस शासक के बारे में कहा जाता था, किस शासक के बारे में सर्वप्रथम कहा गया था कि वो शरदकालीन, किस शासक के बारे में कहा गया था कि वो शरदकालीन सूर्य की भांति था, और किस अभिलेख में कहा गया था। किस शासक को शरदकालीन सूर्य की भांति कहा गया था और किस अभिलेख में कहा गया था। 6ठा क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक ने कलिंग युद्ध कौन से वर्ष लड़ा। अशोक ने कलिंग युद्ध कौन से वर्ष लड़ा और किस सन में लड़ा। अगला क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसके समय हुई और उसका अध्यक्ष कौन था। तीसरी बौद्ध सभा किस राजा के शासनकाल में हुई और इसका अध्यक्ष कौन था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हेनसांग ने एक चीनी भाषा में ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम क्या था। हेनसांग ने चीनी भाषा में ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का क्या नाम था। फिर अगला क्वेश्चन, प्रयाग सम्मेलन और कनौज सभा किस शासक ने बुलाई थी। कनौज सभा और प्रयाग सभा किस शासक ने बुलाई थी। फिर अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट के द्वारा रचित 2 पुस्तकों के नाम बताओ। तो ये क्वेश्चनों के आप कमेंट पर मेरे मतलब प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। नहीं समझ कोई दिक्कत होगी तो इसका निराकरण हम करेंगे। तो आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। इन 10 क्वेश्चनों के उत्तर जैसे कमेंट में मेरे को प्रश्नों का उत्तर मिला, बहुत मेरे को खुशी हुई, उसी तरह आज मैं नए टॉपिक के साथ हूँ, गुर्जर प्रतिहार। तो आपको पता है गुर्जर प्रतिहार में ध्यान देना है आपको। गुर्जर प्रतिहार का सबसे टॉप, तो गुर्जर प्रतिहार का सबसे पहले बात तो यह कि गुर्जर प्रतिहार में सबसे पहले जो बात आई तो उसमें हमने पीछे पढ़ा गुर्जर प्रतिहार वंश में ध्यान में देना है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे पहले आपको ध्यान में देना है। गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे पहले आपने बताया एक हमारे अग्निकुंड राजपूतों के संबंधित विवाद हुआ था कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको पता है माउंट आबू सिरोही में अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। राजा वशिष्ठ ने वहाँ पर यज्ञ किया था। एक पृथ्वीराज रासो था, बहुत बड़ा विद्वान। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था। चंद्रवरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो में कहा था कि
कुंड से राजपूतों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी कि राजा वशिष्ठ ने आपको बताया माउंट आबू सिरोही में एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में राजपूतों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, या उनका उत्पन्न जो क्षेत्र था। अब आपसे पता है कि राजपूतों में कौन, गुर्जर प्रत्यार भी उससे बताते हैं, तो हम कहते हैं कि राजपूतों अग्निकुंड से थे, अग्निकुंड से संबंधित। और पृथ्वीराज रासो की पुस्तक, पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्धन ने लिखा ना, इस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना, गुर्जर प्रत्यार वंश बहुत प्रतापी शासक था। गुर्जर प्रत्यार वंश गुजरात के आसपास का क्षेत्र या गुजरात में विकसित होने के कारण इसका नाम गुर्जर प्रत्यार पड़ा होगा। तो अग्निकुंड के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध था, आपको पता है अग्निकुंड में 4 वंश निकले थे, उनमें से सब वंशों में सबसे पहला जो पैदा हुआ वो था कौन सा, गुर्जर प्रत्यार। इस गुर्जरों की शाखा से संबंधित लोगों ने इतिहास में इसका नाम क्या पड़ा, गुर्जर प्रत्यार इसका नाम पड़ा। उसके बाद में देखो, इस वंश का शासन उत्तरी पश्चिम भारत में, आपको बताएं इसका शासन उत्तरी पश्चिम भारत में आ गया था। उत्तरी पश्चिम भारत का आपको बताएं मानचित्र में यदि देखें तो ऊपर की तरफ उत्तरी पश्चिम भारत है, उत्तरी पश्चिम भारत इस साइड में आ गया उत्तर पश्चिम भारत। तो आपको बताएं उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में ये विकसित हो गया था उत्तर पश्चिम भारत में। मुख्यतः इसका जो कार्यकाल था वो 6ठी शताब्दी से 12वीं सदी तक बना रहा था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का जो शासनकाल था वो राजपूतों के काल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण काल था। तो इस वंश का शासन उत्तरी पश्चिम भारत में मुख्यतः 6ठी सदी से 12वीं सदी तक बना रहा था। सर्वप्रथम पुलकेशिन द्वितीय, मैंने आपको पहले भी बताया था, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था। क्या था, पुलकेशिन शासक कौन था, चालुक्य शासक था। बहुत शानदार क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, और एक मैंने आपको ये भी बताया था, आपको इस कमेंट में भी इस प्रश्न का उत्तर देना है कि ऐहोल अभिलेख का रचयिता कौन था। तो ऐहोल अभिलेख के वर्णन, ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में हर्षवर्धन क्या हो गया था, पराजित हो गया था और पुलकेशिन जीत गया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मैंने आपको पीछे भी करा दिया टॉपिक में, अभी वापस से इस गुर्जर प्रत्यार में करा रहा हूँ। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला वो कौन से अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में मिला। और आपको मैंने पहले बताया ऐहोल अभिलेख कहाँ है, कर्नाटक में है। एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ से प्रश्न ढेर सारे बनते हैं। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहते हैं, ऐहोल को क्या कहते हैं, मंदिरों का नगर। तो सर्वप्रथम पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट करत, बाणभट्ट आपको पता है हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि था, हर्षवर्धन के। तो बाणभट्ट करत हर्ष चरित्र में भी गुर्जरों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो कितने शानदार क्वेश्चन बने। तो मैंने आपको बताया गुर्जर प्रत्यार अग्निकुंड से पैदा हुए थे, और अग्निकुंड राजा वशिष्ठ ने आपको बताया माउंट आबू सिरोही में अग्निकुंड किया था। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। ये हमें चंद्रवर्धन की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद में राजपूतों में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध वंश था वो कौन था, गुर्जर प्रत्यार था, और इसलिए इसका नाम पड़ा गुर्जर प्रत्यार। इस वंश का उत्तर पश्चिम भारत में 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी का जो शासन था उसको गुर्जर प्रत्यार, हम राजपूत काल के 6ठी शताब्दी से और 12वीं शताब्दी के बीच का जो काल था उनको राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में सर्वप्रथम पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा नदी के तट पर हुआ। और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचयिता आपको बताना है, मैं अभी आगे आपका उत्तर आएगा जब बताऊं। ऐहोल अभिलेख के रचयिता बताना है, गुर्जर जाति का इसमें उल्लेख किया गया था। और बाणभट्ट की पुस्तक, ये क्वेश्चन थोड़ा देखो ज़्यादा आने लग गया ऐहोल अभिलेख वाला, तो आपको उसके अलावा पूछ ले कि कौन सी 2 पुस्तक, 4 पुस्तक दे दी और फिर अब ऐसे मिला के प्रश्न पूछ लिया कि कौन सी पुस्तकों में गुर्जर जाति का उल्लेख। तो आपको 2 ही ध्यान रहे, एक तो ऐहोल अभिलेख और एक बाणभट्ट की पुस्तक हर्ष चरित्र। इस 2, एक तो अभिलेख और एक पुस्तक, इसमें गुर्जर जाति का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। क्लियर। उसके बाद में गुर्जर कौन थे, मतलब ऐसा प्रश्न बन गया कि गुर्जर कौन थे, आखिर थे कौन। तो कोई लोग कहते हैं कि विदेशी थे, कोई कहते हैं शक थे, कोई कहते हैं कुषाण थे, कोई कह रहे हैं क्षत्रिय थे। मतलब ऐसा विवाद बन गया कि भाई आखिर गुर्जर थे क्या। तो भारतीय विद्वान तो भारतीय क्षत्रिय मानते थे कि जैसे मान लो दशरथ शर्मा, सीसी वेद, गौरीशंकर ओझा, तो ये कहते हैं कि राजपूत क्षत्रिय थे, लेकिन विदेशी संतान थे, ऐसे लोग भी कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है गुर्जर कौन थे, तो विदेशी हुणों की संतान मानते हैं। कौन, प्रोफेसर वी स्मिथ, हर्नले। प्रोफेसर वी स्मिथ और हर्नले तो कहते हैं कि गुर्जर कौन थे, गुर्जर कहते हैं कि विदेशी संतान थे, हुण जाति संतान थी। तो विदेशी हुणों की संतान थी, कौन कह रहा है, स्मिथ और हर्नले कह रहा है। उसके बाद में विदेशी शक और कुषाण की संतान करने वाला कनिघन,
कनिघम। कनिघम कहता है कि ये विदेशी शक और कुषाणों की क्या थी, संतान थी। तो सबसे पहले प्रश्न ये बनता कि विदेशी हुणों की संतान थी, ये कहने वाला था स्मिथ और हर्नले। आगे जैसे बनाऊंगा, आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया भी था, ये भी इसका कमेंट में आप उत्तर डालोगे। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मैंने आपको बताया भी था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसने कहा था? तो उसका आपको उत्तर कमेंट में डालना है। तो आपको पता है विदेशी हुणों की संतान स्मिथ और हर्नले ने कहा था। विदेशी शक और कुषाण कहते हैं कि ये गुर्जर तो विदेशी शक और कुषाणों की संतान थे, वो कहने वाला कनिघम था। और कनिघम के बारे में प्रश्न आ जाए तो कनिघम भारत में आपको पता है मतलब पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में भारतीय क्षत्रिय कहते हैं कि गुर्जर क्षत्रिय थे, भारतीय क्षत्रिय थे। तो आपको पता है गुर्जर क्षत्रिय थे, ये कहने वाले थे सीसी वेद। हम कह सकते हैं गौरीशंकर, एक ओझा, एक सीसी वेद, एक दशरथ शर्मा। राजस्थान की किताबें आती है, राजस्थान इतिहास की यदि किताब पढ़ना चाहें हम सबसे टॉप तो दशरथ शर्मा और सीसी वेद। तो भारतीय क्षत्रिय बताने वाले सीसी वेद, दशरथ शर्मा कोमा गौरीशंकर ओझा। तो उन्होंने कहा कि भारत क्या, ये जो गुर्जर थे वो क्या थे, भारतीय थे। तो भारतीय क्षत्रिय बताने वाले सीसी वेद और दशरथ शर्मा और गौरीशंकर ओझा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आगे चलते हैं, उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद में देखिए टॉपिक आया आपके 2 नंबर पैराग्राफ, बहुत शानदार। तो गुर्जर प्रत्यार वंश, तो गुर्जर प्रत्यार थोड़ा बड़ा है और अच्छा भी है, हो सकता है आपके 1 नंबर का प्रश्न आ जाए, एक नहीं तो 4 नंबर का आ जाए। उसके बाद में देखो गुर्जर प्रत्यार वंश, गुर्जर प्रत्यार इस राज्य की स्थापना नागभट्ट। अब आपसे वो प्रश्न पूछ ले कि गुर्जर प्रत्यार वंश का सीधा संस्थापक, तो आपको ध्यान में रखना है, आपकी बुक में नहीं है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना है। हो सकता है आपके पाठ्य पुस्तक या एक्सटेंट के पीछे रेफरेंस बुक मिल जाए। गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। लेकिन हरिश्चंद्र का नाम नहीं आता। गुर्जर प्रत्यार वंश की वास्तविक जो स्थापना की थी वो नागभट्ट नामक एक सामंत आ जाएगा यहाँ पर, सामंत ने की थी। किसने की थी? सामंत ने। तो आपको ध्यान में रखना है गुर्जर प्रत्यार इस राज्य की स्थापना नागभट्ट फर्स्ट, बहुत ध्यान रखना है। नागभट्ट नामक इस प्रत्यार वंश राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत के द्वारा 725 में गुजरात में की गई थी। गुजरात में गुर्जर प्रत्यार, मैंने आपको बताया गुर्जर गुजरात में विकसित होने के कारण इसका नाम गुर्जर प्रत्यार पड़ा था। तो गुर्जर प्रत्यार इस राज्य की स्थापना, आपको ध्यान देना है, बहुत शानदार। इस गुर्जर प्रत्यार इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत ने की थी। किसने की थी? एक सामंत के द्वारा की गई थी। 725 में गुजरात में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उसके बाद में इसलिए इसका नाम गुर्जर प्रत्यार पड़ा होगा। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। नागभट्ट बहुत प्रथम बड़ा वीर माना जाता था। एक मिहिर भोज का एक अभिलेख था, ग्वालियर प्रशस्ति में अरब जाति को मलेच्छों का नाशक कहा गया था, आगे आएगा। इसलिए इसका गुर्जर प्रत्यार नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से, सिंध है पाकिस्तान में, कहाँ है? पाकिस्तान में, याद रखना आपको, सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। तो सिंध की ओर से होने वाले, मतलब सिंध की ओर से उन्होंने, अरब एक जाति आई थी भारत में, अरब नहीं आते तो घोड़े आया निर्यात नहीं होते, तो सिंध की ओर से होने वाले अरब जाति ने भारत पर क्या किया? अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक इन्होंने सामना किया। अरब जाति को उन्होंने पराजित किया, अरब का सफलतापूर्वक इन्होंने मुकाबला किया। अब आपसे पूछें कि अरब, आपको पता है 712 ईस्वी में एक क्वेश्चन आता है, 712 ईस्वी में अरब जाति ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। अरब जाति ने 712 में आक्रमण कर दिया था। उस समय में आपको पता है अरब जाति का आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर क्या कर दिया? सिंध और थट्टा था, उन पर उन्होंने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। तो हम कहेंगे कि सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक उन्होंने दमन किया। तो सिंध आपको पता है कहाँ है? पाकिस्तान में। 712 में अरब जाति में कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। इसी अरब जाति का आक्रमण का सामना करने वाला कौन था? आपको पता है नागभट्ट फर्स्ट था। कौन था? नागभट्ट फर्स्ट। उसके बाद में देखिए वत्सराज, बहुत शानदार क्वेश्चन। वत्सराज इस वंश का पहला शासक जिसने सम्राट की पदवी धारण की। आपको पता है एक प्रश्न आता था, मैंने आपको पीछे बताया है, कॉमेंट में आप डालोगे, त्रिकोणीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच हुआ? आप इसका प्रश्न का उत्तर कमेंट में डालोगे। त्रिकोणीय संघर्ष
किन राजवंशों के बीच हुआ, और इसी वंश का राजवंश का नेतृत्व करने वाला कौन था? वत्सराज था। तो आपको पता है त्रिकोणीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ, आप कमेंट में डाल ही दोगे। त्रिकोणीय संघर्ष राष्ट्रकूट, पाल पाल और गुर्जर प्रतिहार, इन 3 वंशों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। 200 वर्षों तक संघर्ष हुआ, और इसमें राष्ट्रकूटों मैंने आपको बताया था कौन था, राष्ट्रकूटों का ध्रुव था। पाल में कौन था आपको पता है, पाल में धर्मपाल था। गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार में वत्सराज था। तो आपको पता है ये त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, 200 वर्ष तक संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार की क्या हुई थी? जीत हुई थी। तो वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की क्या ली? उपाधि धारण की या पदवी धारण की। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट फर्स्ट था। 730 से 756 में जालोर पर उन्होंने अपनी शाखा बनाई। जालोर और अवंती और कनौज की गुर्जर प्रतिहारों का इन्होंने संस्थापक माना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जालोर, अवंती, कोई जरूरी को नहीं, अवंती या उज्जैन भी आ सकता है। अवंती उज्जैन का ही नाम है, उसकी राजधानी थी। तो आपको पता है गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट फर्स्ट। तो नागभट्ट फर्स्ट को कहा जाता था। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को कहा जाता था। लेकिन इन्होंने जालोर, जिसको आपको पता है जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था, हैं, इसी जालोर के पास में एक भीनमाल जगह थी जो गुर्जर प्रतिहारों में आपको पता है हिंसांग आया था, जिसको पिलोमोलो कहा था। तो आपको पता है जालोर, अवंती, कनौज, और इसी कनौज को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। 200 वर्ष तक संघर्ष हुआ। कनौज किसने राजधानी बनाई, इसका भी आप उत्तर दोगे कमेंट में। कनौज किस वर्धन वंश के शासक ने अपनी राजधानी बनाई? वर्धन वंश की पहली राजधानी कौन सी थी, इसकी व्याख्या करोगे नीचे। वर्धन वंश की पहली राजधानी, और किस वर्धन वंश के शासक ने कनौज अपनी राजधानी बनाई? थानेश्वर से। तो जालोर, अवंती और कनौज को गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक, इसने उज्जैन को अपनी राजधानी बना ली। मतलब जालोर, उज्जैन और कनौज तीनों को उन्होंने अपना संस्थापक माना जाता था, और उज्जैन को उन्होंने अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली। उज्जैन को उन्होंने अपनी क्या बना ली? राजधानी। अब प्रश्न आ सकता है कि गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक बताओ। तो गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट था। और गुर्जर प्रतिहारों की जो यदि पूछ लें कि गुर्जर प्रतिहारों ने नागभट्ट फर्स्ट ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ बनाई, तो आपको पता है उज्जैन बनाई। उसके बाद में प्रश्न पूछ ले कि वत्सराज किसके समय में त्रिकोणीय संघर्ष था, तो त्रिकोणीय संघर्ष वत्सराज के नेतृत्व में हुआ था। क्लियर? तो आप इससे हम समझ में आ गया हो गया कि गुर्जर प्रतिहार राज्य के स्थान नागभट्ट नाम एक सामंत के द्वारा राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर तीनों वंशों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। राष्ट्रकूट की तरफ से तो आपको पता ये ध्रुव था, पाल की तरफ से धर्मपाल, गुर्जर प्रतिहार वत्सराज, और इसलिए इसका नाम गुर्जर प्रतिहार। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। इसने सिंध की ओर से होने वाले, सिंध पाकिस्तान में था, तो आपको पता उत्तर भारत से हमेशा मुस्लिम आते थे, दक्षिण भारत में कभी मुस्लिम ने आक्रमण किया ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी गया तो दक्षिण भारत में गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर जब किया था तो उसको खुद अलाउद्दीन खिलजी नहीं गया था, उसका सेनापति गया था मलिक काफूर। लेकिन बाकी मुस्लिम जितने भी आए हैं भारत पर आक्रमण किए हैं, वो पाकिस्तान की तरफ, उत्तर भारत की तरफ से आक्रमण करते थे मुस्लिम। तो आपको पता है सिंध था, ये उत्तर पश्चिम भारत में था, तो सिंध की ओर से उन्होंने अरब जाति ने आक्रमण किया। उस समय में इस अरब जाति को रोकने वाला कौन था? नागभट्ट फर्स्ट था। इस नागभट्ट प्रथम ने इसको रोक लिया कि आगे मैं भारत पर आक्रमण आपको नहीं करने दूंगा, मैं यहाँ से मलेच्छ हो, आप एक नंबर के मलेच्छ हो, दुष्ट हो, क्योंकि इन्होंने इस अरब जाति को उन्होंने दुष्ट कहा था, मलेच्छ कहा था कि मलेच्छ हो, हमारे भारत पर आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस अरब के आक्रमण का उन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया? आक्रमण किया। तो वत्सराज इस वंश का पहला शासक है जिसने सम्राट की क्या ली? उपाधि ली। और गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक नागभट्ट प्रथम था, जिसने 730 से 756 अपना शासन किया। जालोर, अवंती और कनौज के गुर्जर प्रतिहारों की संस्थापक माना जाता था ये, और उज्जैन को उन्होंने अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। तो ये टॉपिक आपका दूसरा पैराग्राफ आपका क्लियर। फिर चलिए आगे। तो पहला आपका टॉपिक गुर्जर प्रतिहार, दूसरा ये हो गया। तीसरा टॉपिक आइए आप, उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है तीसरा टॉपिक, तीसरा पैराग्राफ। तो आपको पता है ये भी गुर्जर प्रतिहार, हेडिंग गुर्जर प्रतिहार वंश की है, बड़ा है थोड़ा, तो आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न में देखो बहुत शानदार लाइन आ रही है, इसमें भी गजब की चीज़ें हैं। तो यहाँ से प्रश्न उठ सकता आपको, ग्वालियर प्रशस्ति ये मीर भोज की थी। मीर भोज भी इसका प्रतापी शासक था, मीहर भोज।
मीर भोज, ये ऊपर हेडिंग गुर्जर प्रत्यार वंश है। ग्वालियर प्रशस्ति, आपको पता है ग्वालियर प्रशस्ति वैसे तो मीर भोज की है, किसकी है? मीर भोज की है। ग्वालियर प्रशस्ति मीर भोज का एक अभिलेख था। तो ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट, तो वैसे मुख्य किसकी है ग्वालियर प्रशस्ति? मीर भोज की। नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक, मैंने अभी बता के गया किसी ग्वालियर प्रशस्ति में, मतलब पीछे आपको बताया, अब तो नहीं है, अब इस बार हो सकता है लगा दे बोर्ड। एनसीईआरटी जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस था हमारे, तो 9वीं 10वीं में राजस्थान अध्ययन की किताबें लगती थी, और 9वीं की किताब में एकदम स्पष्ट दे रखा है कि ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया था? तो मलेच्छों का नाशक अरब जाति को कहा गया था। नागभट्ट प्रथम ने उसने कहा था कि मलेच्छों भारत पर आक्रमण मत करो, तो नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक, मलेच्छ जाति थी अरब जाति, उसको मलेच्छों का नाशक कहा गया था। तो ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा गया था। दिनों का उदारक, ये दिन गरीब जो होते थे, दिनों का उदारक होने के कारण इसे नारायण का अवतार भी कहा जाता था। ये गरीब दीन जो लोग होते थे उनका दयाशील था या दया करता था, इसलिए इसे नारायण का अवतार। ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस गुर्जर प्रत्यार शासक को नारायण का अवतार कहा जाता था? तो नारायण का क्या कहा जाता था? अवतार कहा जाता था। अरब जाति को सफलतापूर्वक उन्होंने पराजित किया। अरब जाति को उन्होंने एकदम स्पष्ट एकदम पराजित कर दिया था, कहीं उसका अवशेष नहीं छोड़ा अरब जाति का। उसके बाद में देखो वत्सराज के पुत्र नागभट्ट सेकंड, एक वत्सराज था, तो आपको पता है वत्सराज का एक पुत्र हुआ था नागभट्ट सेकंड, और नागभट्ट सेकंड ने गंगा की उपाधि भी ली थी और गंगा में समाधि भी ली थी उन्होंने। तो वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 में लगभग गंगा घाटी के ऊपर इन्होंने हमला किया था और गंगा क्या ले ली थी? समाधि ले। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा गुर्जर प्रत्यार वंश का शासक गंगा समाधि ली थी? तो आपको ध्यान में रखना है गंगा समाधि लेने वाला नागभट्ट सेकंड था, जो वत्सराज का क्या था? पुत्र रहा था। और यदि पूछ ले वत्सराज का योगदान, तो आपको ध्यान में रखना है वत्सराज संस्थापक था लेकिन वास्तविक नहीं था, वास्तविक था नागभट्ट फर्स्ट। वत्सराज के समय में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, 3 वंशों के बीच में, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रत्यार। राष्ट्रकूटों में कौन था? आपको पता है राष्ट्रकूटों में ध्रुव था, और पालों में धर्मपाल था, और गुर्जर प्रत्यारों में बात करें तो वत्सराज था। उसके बाद में देखो तो वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 में लगभग गंगा की घाटी का हमला किया और वहीं पर उन्होंने गंगा की क्या ले ली? समाधि ले ली। नागभट्ट सेकंड ने अपनी राजधानी कनौज बना ली। तो फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कौन से गुर्जर प्रत्यार शासक ने, कमेंट में उत्तर डालोगे, कौन से गुर्जर प्रत्यार शासक ने उज्जैन अपनी राजधानी बनाई? तो ये ध्यान में रखना है, कमेंट में उत्तर दोगे। तो नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कौन से बना ली? कनौज। पहले उनकी जो राजधानी थी उज्जैन थी, उज्जैन से उन्होंने तब्दील कर दी और कौन सी बना ली? कनौज बना ली। तो नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कौन सी बना ली? कनौज। और आपको पता है कनौज को, एक शानदार क्वेश्चन, कनौज को प्राचीन समय में महोदय नगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महोदय नगर कहा जाता था। तो कनौज को महोदय नगर के नाम से जाना जाता था, प्राचीन नाम इसका महोदय नगर था। और कनौज हर्षवर्धन के समय में हर्षवर्धन ने अपने क्या बनाई? राजधानी। तो ध्यान में रखना है किसका नाम महोदय नगर था, आपको यह भी ध्यान में रखना है। तो महोदय किसका नाम था? कनौज का नाम था। उसके बाद में चलिए नागभट्ट द्वितीय ने राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय को, आपको पता है इसमें ध्यान में रखना है कि नागभट्ट सेकंड ने राष्ट्रकूट राजा था एक गोविंद तृतीय, इस गोविंद तृतीय को उन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया था। और उसके वंशज कनौज और आसपास के क्षेत्रों पर 1018 और 19 में इन्होंने क्या कर लिया था? आक्रमण कर लिया था। तो हम कह सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है कि नागभट्ट सेकंड राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हो गया था और उसके वंशज कनौज और आसपास के क्षेत्रों पर 1018 और 1019 ईस्वी तक उन्होंने क्या करते रहे? शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज था। ये कहा जाता है, आपने कभी पढ़ा होगा, कहावत है हमारे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वही राजा भोज है। तो कहाँ जाता है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो आपको पता है इसी वंश का सबसे प्रतापी राजा था, वो कौन था? भोज था, जिसका पूरा नाम मैंने पीछे बता दिया, मीर भोज, जिसे मिहिर भोज या आदिवरा, इसको क्या कहा जाता था? आदिवरा कहा जाता था, क्योंकि उसे वैष्णव धर्म को मानता था ये। और वैष्णव आदिवरा किसकी उपाधि थी? वैष्णव भगवान की थी। तो हम कह सकते हैं कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजा भोज, जिसने मीर भोज या आदिवरा या एक इसका दौलतपुर अभिलेख था, दौलतपुर अभिलेख में इसको प्रभास के नाम से भी जाना गया था। तो क्लियर, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज था, जिसने मीर भोज या आदिवरा के नाम से जाना जाता था। क्लियर, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक, मीर भोज, ग्वालियर प्रशस्ति जो अभिलेख है वो मीर भोज का है। दिनों का उदारक था, मलेच्छों का अरब जाति को इन्होंने पराजित किया। अरब जाति को इन्होंने नारायण का अवतार
तो अरब जाति के सफलतापूर्वक उन्होंने नारायण का अवतार की संज्ञा दी। तो हम कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो नारायण का अवतार, मतलब नागभट्ट प्रथम को या नारायण का अवतार कहा जाता था। अरब जाति को सफलतापूर्वक उन्होंने पराजित कर दी, इस पर हमला किया और इन्होंने, आपको पता है कि वत्सराज के पुत्र नागभट्ट सेकंड ने 816 ईस्वी में गंगा की घाटी पर हमला किया और गंगा की उन्होंने क्या ले ली, समाधि ले ली। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी, तो आपको पहले ध्यान में रखना है कि उज्जैन किसने बनाई, तो आपको पता उज्जैन आपको ध्यान में ही है। तो उन्होंने नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कौन सी बना ली, कनौज बना ली। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा, क्योंकि नागभट्ट सेकंड ने आपको पता है राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से क्या हो गया था, पराजित हो गया था, क्योंकि राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय था और उसके साथ वंशज कनौज और आसपास के क्षेत्र में 1018 और 19 में उन्होंने शासन कर लिया था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजा भोज, जिसके बारे में कहा जाता है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूतेली। तो इस समय राजा भोज था जिसे मीर भोज, मैंने पीछे ऊपर लिख ही दिया, यहाँ कटा हुआ है थोड़ा सा इसमें, मीर भोज। तो आपको पता है क्या था मीर भोज, या तो मीर भोज कह सकते हैं या आदिवरा कहा जाते हैं। तो मीर भोज का ही नाम, भोज का ही नाम मीर भोज है या आदिवरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं। तो पहला हुआ, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमने कर लिया, ये कर लिया, चौथा प्रश्न पर चलते हैं हम। उसके बाद में देखिए आप, तो अब इसको ध्यान में रखना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश, ये थोड़ा नीचे ले आते हैं। गुर्जर प्रतिहार, तो आपको पता है गुर्जर प्रतिहार बहुत बड़ा है। भोज वैष्णव धर्म का था, मैंने आपको पीछे ही बताया था, भोज कोष ने धर्म का था, वैष्णव धर्म को माना करता था ये। तो भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसके सिक्कों पर आदिवरा की क्या होती थी, उपाधियां अंकित होती थी। तो हम कहते हैं कि भोज वैष्णव धर्म को मानने वाला था, विष्णु भगवान को मानता था। उसके सिक्कों पर आदिवरा की क्या थी, उपाधियां थी। और वह स्वयं विष्णु का क्या माना जाता था, अवतार, क्योंकि अपने आप को भोज विष्णु का क्या मानता था, अवतार मानता था। उसके बाद में अगला सम्राट मीर भोज का पुत्र आता है, अगला सम्राट मीर भोज का पुत्र आता है महेंद्रपाल। इन्होंने परम भट्टारक, आपको पता है अगला सम्राट मीर भोज का पुत्र कौन था, महेंद्रपाल था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे अगला सम्राट मीर भोज का पुत्र महेंद्रपाल बना। इन्होंने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की क्या ली, ये उपाधियां ध्यान में रखना है। महाराजाधिराज की उपाधि ली, परम भट्टारक की उपाधि ली, परमेश्वर की उपाधि, ये इन्होंने उपाधियां क्या की थी, धारण की थी। तो हम कह सकते हैं कि भोज वैष्णव धर्म का था। इसने सिक्कों पर आदिवरा की उपाधि ली, वह विष्णु का अवतार था। अगला सम्राट मीर भोज का पुत्र बनता है और कहा जाता है कि मीर भोज के समय में भी अलमसूदी राष्ट्रकूट, मैंने आपको बताया था अमोघ वर्ष था, उसके समय में भी आपको बताया अमोघ वर्ष के समय में सुलेमान ने कहा था, सुलेमान उस समय यात्री था, सुलेमान ने कहा था कि अमोघ वर्ष की तुलना भी 4 महान शासकों से की जाती है। तो मीर भोज भी एक बहुत बड़ा प्रतापी शासक था। तो अगला सम्राट मीर भोज का पुत्र महेंद्रपाल बना। इन्होंने परम भट्टारक और महाराज और परमेश्वर की क्या ली थी, उपाधियां इन्होंने धारण की थी। महेंद्रपाल विजेता था, महान विजेता था। इन्होंने साम्राज्य निर्माता के साथ कुशल और विद्या और साहित्य का इन्होंने महान शख्स भी माना जाता था, क्योंकि ये महेंद्रपाल विजेता महान विजेता भी था। साम्राज्य कुशल, विशेष साहित्य, कुशल विद्या में क्या था, ज्ञाता, साहित्य का बहुत महान शख्स था। इसके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे। उसकी राजसभा में सबसे टॉप, उसकी राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान रहते थे राजशेखर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजशेखर ने, आपको पता है राजशेखर की पुस्तक थी जिसका नाम था काव्य मीमांसा, और काव्य मीमांसा आपको पता है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के पास के बीच का क्षेत्र था। वहाँ पर अवंती सुंदरी ग्वालियर में लिखी गई थी। अवंती सुंदरी उसकी पत्नी थी, पत्री के आग्रह पर लिखी गई थी। उसके बाद में कहा जाता है कि राजशेखर एक बहुत बड़ा, और कहते हैं कि राजशेखर, महेंद्रपाल और आगे एक और आता है महिपाल, इन दोनों का क्या था, राजगुरु था। तो हम कह सकते हैं राजशेखर बहुत बड़े विद्वान थे। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। उसके राजकवि भी थे और राजगुरु भी थे। राजकवि के नाम से भी जाना जाता था और राजगुरु के नाम से भी जाता था। बाल रामायण, बहुत शानदार क्वेश्चन, बाल रामायण और बाल भारत और वित्साल भंजिका और कर्पूर मंजरी। अब आपको ध्यान में रखना है, बाल रामायण मतलब आपको पता है भगवान राम दशरथ, राम के बाल रामायण के, बाल की लाल किला, किष्किंधा कांड, इनके बारे में वर्णन, बाल का मतलब बचपन का रामायण, भगवान राम के बारे में इसका वर्णन मिलता है। और बाल भारत तो आपको पता है कौरव पांडव, आपको पता है द्रौपदी का चीर जो हरण हुआ था,
तो आपको पता बाल रामायण में बाल भारत कौरवों और पांडवों के बीच में वित्साल भंजी का कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा का ग्रंथ था और इसमें आपको पता है अवंती सुंदरी के कहने पर राजशेखर के को अवंती सुंदरी कहने पर लिखी और अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के आग्रह पर इसको लिखी। राजशेखर की रचनाओं में कनौज के नगर के वैभव और समृद्धि का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है कि राजशेखर की रचनाओं में कनौज को मोदे नगर के नाम से नगर और वैभव के रूप में ये जाना जाता था और वैभव नगर और समृद्धि का पता चलता था। राजशेखर ने महेंद्रपाल को निर्भय नरेश और रघुकुल तिलक की क्या दी थी, संज्ञा दी थी। तो हम कह सकते हैं राजशेखर ने महेंद्रपाल आ जाएगा यहाँ, महेंद्रपाल को निर्भय राज रघुकुल तिलक की संज्ञा दी थी। तो आज तक हमने ये गुर्जर प्रतिहार, आगे भी एक प्रश्न होगा, उसके बाद में अगले वीडियो तक के लिए हम विदा चाहते हैं और अगले वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।